फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा सीसी लोन के बारे में। जी हाँ, मुद्रा सीसी लोन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, टर्म लोन के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको टर्म लोन लेना है ना, तो आप दूसरी स्कीम में ले लीजिए, PMEGP या फिर PMFME स्कीम में ले लीजिए। तो क्या है, उस पर आपको 35% तक की सब्सिडी का आपको लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो PMEGP में कैसे लोन लेते हैं, फिर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा सीसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सीसी लोन जो है वो क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सीसी का मतलब क्या होता है, कैश क्रेडिट। ठीक है, देखिए, ये जो लोन होता है किसी भी कंपनी या फिर फर्म को जो है डे टू डे का जो भी खर्चा होता है ना, उस खर्चे से निपटने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपकी कोई कंपनी है, फर्म है, तो उसमें डे टू डे के क्या खर्चे आ सकते हैं। उसमें जो है आपका जीरोक्स का बिल आ सकता है। ठीक है, आपको सैलरी देना पड़ सकता है। आप अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं तो उसका खर्चा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब खर्चों से निपटने के लिए जो है आपको कैश क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा कैश क्रेडिट की। तो देखिए, मुद्रा एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे आप लोग को मैक्सिमम 10 लाख तक का जो है लोन मिलता है। मुद्रा लोन का जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो शिशु में जो है 1 रुपये से लेकर के 50,000 तक का जो है लोन होता है। किशोर में 50,000 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक होता है। और तरुण में आपको 5 लाख 1 से 10 लाख तक का लोन होता है। ठीक है, 10 लाख तक ही होता है। मुद्रा स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख से ऊपर लोन नहीं होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मुद्रा लोन के कुछ टाइप। अब इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुद्रा लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो नॉन फर्म इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो नॉन फार्म इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में है, तो वो इस लोन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मुद्रा सीसी की बात कर रहे हैं पार्टिकुलरली। तो देखिए, मुद्रा सीसी में जो है आपका जो है एक बिजनेस होना चाहिए। प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो आपका कम से कम 2 साल का बिजनेस तो होना ही चाहिए। ठीक है, आपका एक शॉप होना चाहिए या फर्म होना चाहिए, या कंपनी होना चाहिए आपको। इसके अलावा SHG वगैरह को भी जो होता है लोन मिलते हैं मुद्रा में। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो मुद्रा लोन लेने के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। कहीं कहीं ये जो है बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख तक के लोन लेने के लिए जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो पैन कार्ड चाहिए होते हैं, आधार कार्ड चाहिए होता है और फ़ोटो चाहिए होता है। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, लाइट बिल, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपका फर्म GST एप्लीकेबल है तो GST सर्टिफिकेट, 6 महीने का जो है स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L ऑफ अकाउंट, एक्चुअल एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड। ये बैलेंस शीट जो है आपका जो है वो CA बनाता है। तो आप CA को बोलेंगे तो वो बैलेंस शीट आराम से बना के दे देगा, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप किसी भी CO को बोलेंगे तो बना के दे देगा बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा का अगर लोन लेना है तो उसके जो ऊपर के जो डॉक्यूमेंट थे उसके साथ साथ आपको जो है ITR देना पड़ेगा, कम से कम 2 साल का कंप्यूटेशन के साथ। ठीक है, और GST जो है, अगर आपकी फर्म अगर GST अप्लाई होता है तो जो भी आप GST फाइल करते हैं वो
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से करेंट प्रीवियस मंथ तक का चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आज डेट जो है 21/11/2023 है, तो आपको 1/4/2022 से लेकर के मतलब अक्टूबर 2023 तक जो है आपको जीएसटी देना पड़ेगा। लोन अमाउंट कितना मिलता है सीसी में? तो जो भी आपका प्रोजेक्टेड सेल्स होगा, प्रोजेक्टेड सेल्स हम लोग किसको बोलते हैं? आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23-24 चल रहा है। ठीक है, 23-24 चल रहा है, और जो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 है। ठीक है, तो 24-25 के लिए जो है प्रोजेक्टेड जो आपका रहेगा, प्रोजेक्शन जितना सेल्स का रहेगा, ठीक है, उसका 20% जो है आपका लिमिट बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपका 24-25 का जो है सेल्स मान के चलिए कि 50 लाख का है। ठीक है, तो 50 लाख का 20% यानी कि 10 लाख जो है आपका लिमिट बनेगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो मुद्रा में कोई भी कोलेट्रल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है? कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब जो प्राइमरी सिक्योरिटी होता है उसके अलावे का जो सिक्योरिटी आप देते हैं। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो कभी कभी बैंक क्या करती है कि आपसे एफडी वगैरह मांगती है। ठीक है, एलआईसी पॉलिसी मांगती है या फिर कोई भी दूसरी चीज़ मांगती है सिक्योरिटी में। ठीक है, मान के चलिए आपने हाउसिंग लोन लेने गए हैं और सिक्योरिटी में आपको एफडी मांग रहा है या फिर एलआईसी पॉलिसी मांग रहा है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कोलेट्रल सिक्योरिटी कहलाती है। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी आपका क्या होता है? जो अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आपका मकान हो गया, प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, और ये कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है। तो इस केस में, मुद्रा सीसी के केस में जो है प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है? हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक होता है। ठीक है, जो भी स्टॉक आपका दुकान का रहेगा उस पर बैंक का हाइपोथिकेशन रहेगा। ठीक है, तो स्टॉक आपके पास ही रहेगा, आप ही उसको यूज करेंगे, लेकिन हाइपोथिकेशन बैंक के पास रहता है और वही जो है प्राइमरी सिक्योरिटी उसका बैंक का होता है। ठीक है, और कोलेट्रल सिक्योरिटी जो होता है इसमें कुछ भी नहीं होता है मुद्रा लोन में। गारंटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप अगर कोई लोन लेने जाते होंगे तो आप सुनते होंगे कि फलानवा का गारंटर चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड पार्टी गारंटर। ठीक है, थर्ड पार्टी गारंटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर आप लोन लेने गए हैं और फलानवा चिलनवा को अगर गारंटी अगर मांग रहा है तो जो गारंटी वो देने आया है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी गारंटी। ठीक है, तो फलानवा चिलनवा का इसमें किसी का गारंटर का ज़रूरत नहीं है, समझ गए? इसमें उसकी गारंटी का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें जो गारंटी होता है वो CGTMSE के तहत होता है। ठीक है, या फिर मुद्रा गारंटी स्कीम के तहत होता है इसमें। ठीक है, जो कि आपको CGTMSE का जो फ़ी होता है वो आपको ईयरली जो है आपके खाते में से उतना डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले क्या होता था? मुद्रा गारंटी फ़ी करता था इसमें, लेकिन मुद्रा गारंटी फ़ी थोड़ा सा कॉस्टली होने लगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है? वो CGTMSE के तहत कवर हो जाता है। तो CGTMSE जो होता है वो थोड़ा सा मुद्रा गारंटी के फ़ी के से थोड़ा सा कम पड़ता है। तो अभी जनरली क्या होता है कि CGTMSE में उसको कवर कर लेते हैं। तो जो गारंटी होता है वो CGTMSE के अंतर्गत होता है। कुछ जो चीज़ें हैं जो कि हम लोग को मेन हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, लोन लेने जाते हैं तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को देखना है वो सेल्स देखना है। ठीक है, आपका जो सेल्स है, पर ईयर सेल्स ग्रोथ शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 30% ऑफ बैलेंस शीट इज अनऑडिटेड। देखिए कभी कदार क्या होता है, लोन लेने के चक्कर में ना हम लोग ऐसा बैलेंस शीट बना देते हैं कि सामने वाला बैंक वाला देख करके ही समझ जाता है कि ये हम लोग को बना रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका जो एक्चुअल जो सेल्स है आप वही सेल्स दिखाएं। एक्चुअल सेल्स कैसे पता चलेगा? अगर आप GST फाइल करते हैं तो आपका GST से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप GST फाइल नहीं करते हैं
तो जो भी आपके खाते में क्रेडिट सबमिशन होता है ना, क्रेडिट सबमिशन होता है, उससे आपका सेल्स का वैल्यू पता चलता है। ठीक है, अब मान के चलिए आपके खाते में क्रेडिट सबमिशन हो रहा है 50 लाख का और आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो 1 करोड़ का। खैर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वो ऑडिटेड होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है फर्जी वाला चीज़ ना बनाएं एक लोन लेने के चक्कर में कि उतना सेल्स है ही नहीं है दिखा रहे हैं। अगर आपका एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल जो सेल्स है वो दिखाएं। अगर आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका जो एक्चुअल सेल्स है वही दिखाएंगे। लेकिन कई बार होता है कि किसी ये लोग भी उनको बोलिएगा कि हमको जो है इतना का लोन लेना है, अपने हिसाब से बना के कुछ भी दे देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो सेल्स जो हो वो जस्टिफाई करना चाहिए। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? बैंक वाले कहाँ से जस्टिफाई करते हैं उसको? अगर आपका जीएसटी अगर आपका फाइल होता है तो जीएसटी से हो जाता है वो। आप हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं तो उसका आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको उसका हर महीने का आपको जो है कॉपी देना पड़ेगा पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेकर के पिछले महीने तक। तो उससे वो क्या करते हैं, हर महीने का वो ऐड कर करके वो टैली करते हैं आपके बैलेंस शीट से कि वो सही बनाया कि नहीं बैलेंस शीट। ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो फिर आपका लोन नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान के चलिए छोटे मोटे लोन हैं जहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे बैंक क्या करती है, आपका स्टेटमेंट लेती है बैंक कम से कम 6 महीने का। ठीक है, और वहाँ पे वो क्रेडिट सबमिशन निकालती है। ठीक है, वो क्रेडिट सबमिशन के हिसाब से ही आपका जो है बैलेंस शीट में सेल्स होना चाहिए। ठीक है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, 10%, 20% या 30% तक मैक्सिमम हो। ठीक है, लेकिन आप सीधे अगर दोगुना कर रहे हो, तिगुना कर रहे हो तो वो तो जस्टिफाइबल नहीं है ना फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें को है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा, जब भी बैलेंस शीट अगर आप बनाते हैं और आप अगर रेंट पे अगर आपने जो है शॉप ले रखा है तो जो एक्चुअल आपने जो बैलेंस शीट पे जो रेंट दिखाया है उतने का ही आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। नहीं तो अगर दोनों में अगर डिफरेंस हो जाएगा ना तो भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब पॉइंट जो है ना बैंक में रिजेक्शन का कारण बनती है। फिर आप बोलते हो तो मेरा लोन नहीं हो पाया, तो ये रिजेक्शन का कारण बनता है। ठीक है, इसलिए ये सब पॉइंट पे जो है आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर है कि करंट रेशियो जो है 1.10 मिनिमम होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो 3:1 होना चाहिए। DSCR 1.25 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये जो है कुछ रेशियोज़ हैं, वो तो आपको सीए जो हैं आपके, वो तो सब माहिर है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही बना के देंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ देखना नहीं है और आपको कुछ इसमें पता भी नहीं चलेगा। करेंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, DSCR, ये सब आपको जानना भी नहीं है। वो सब सीए आपको बना के दे देगा। उसको सिर्फ आप बोलिएगा कि बैलेंस शीट और P&L बनाना है, वो बना के दे देगा। उसका जो भी चार्ज होगा वो ले लेगा। ठीक है, उस पर आपको ज़्यादा दिमाग जोर नहीं डालना है। मुद्रा लोन जो है अप्लाई कहाँ से करें? देखिएगा, मुद्रा लोन अगर आप डायरेक्ट ब्रांच में अगर आप जा कर के लेते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलता है। आपको जो है जन सामर्थ्य पोर्टल पे पहले अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और जन सामर्थ्य पोर्टल पे जितना एलिजिबिलिटी आती है आपकी उतना ही लोन हो पाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर जन सामर्थ्य पोर्टल में अगर आपका 5 लाख एलिजिबिलिटी अगर आ रहा है तो बैंक वाले कभी भी 6 लाख का लोन नहीं करेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो आपको पहले जो है जन सामर्थ्य पोर्टल पे जा कर के अप्लाई करवा देना है। किससे? आप जिससे बैलेंस शीट बनवाइएगा, सीए से बनवाइएगा तो सीए को बोल दीजिएगा, सीए कर देगा। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा तीर नहीं है। ठीक है, आप जो है यूट्यूब में देख करके आप उसको आराम से कर सकते हैं अप्लाई। बहुत सारे वीडियो हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं जन सामर्थ्य पोर्टल पे। ठीक है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं।
लेकिन जन सामर्थ्य में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके जो है आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर स्टॉक की बात अगर कर लें तो देखिए स्टॉक कितना होना चाहिए, इसमें जो लोन अमाउंट है उसका जो है कम से कम डेढ़ से 2 गुना तक तो स्टॉक होना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन इतना जो मिनिमम स्टॉक जो है होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि 12 महीने का जो लिमिट होता है ना, उसको हर साल आपको रिन्यूअल करवाना होगा, और हर साल ITR और जो है GST, जो भी फाइनेंशियल पेपर जो है, बैलेंस शीट, ये सब आपको हर साल आपको बैंक में सबमिट करना होगा। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, जैसे स्टैम्प पे वगैरह पे आप जो साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट पे जो बैंक साइन करवाती है 3 सालों पे होता है, लेकिन जो रिन्यूअल होता है वो हर साल होता है, ठीक है। और हर साल आपको जो है फाइनेंशियल पेपर देने होंगे बैंक में, हर साल रिन्यूअल करवाने होंगे। और इसमें देखिए CC अकाउंट में क्या होता है, जितना आप पैसा निकालते हैं अकाउंट से, सिर्फ उसी पे जो है आपको ब्याज लगता है आपको, और जितना लोन लिया है उस अमाउंट पे नहीं लगता है। आपने जितना यूज़ किया है, ठीक है, समझो आपने 10 लाख का मुद्रा लिया और आपने यूज़ 5 लाख ही किया, तो आपको ब्याज जो है 5 लाख पे ही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है CC अकाउंट। तो आई होप मैंने सब चीज़ को लगभग कवर कर दिया है। उसके अलावे भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।